नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा तला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से फीकी रही कावड़ यात्रा की चमक इस बार कुछ खास रहने वाली है। दिल्ली सरकार इस बार कावड़ यात्रा को खास बनाने का फैसला दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस बार कावड़ यात्रा कर लौटने वाले शिव भक्तों की सहूलियत के लिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में 175 कावड़ शिविर लगाए जाएंगे। इसे लेकर मंगलवार को राजस्व विभाग मुख्यालय में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की एक सामंजस्य बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, बिजली कंपनियां, दिल्ली पुलिस, सभी डीएम, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीडीए, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस आदि के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल ने बताया कि इस बैठक में कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को सुविधा का सारा ध्यान इसमें रखने का निर्णय लिया गया है। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी और 26 को जलाभिषेक होगा। बंसल ने बताया कि 14 जुलाई से शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर चलना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें दिल्ली पहुंचने में उनके बाद 3 से 4 दिन लगेंगे। राजधानी में खास तौर से 17 से 26 जुलाई तक भीड़ रहने की संभावना है और इस बीच पंजाब और हरियाणा की ओर से आने वाले भक्त भी दिल्ली में रहेंगे। आखिरी के 2 दिन 24 और 25 जुलाई को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कावड़ यात्रा टेंट में ठहरेंगे। इसमें डाक कावड़ वाले भी होते हैं जो बगैर जल चढ़ाए घर नहीं जाते। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना के चलते कावड़ यात्रा जो थी काफी फीकी पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है इसे खास बनाने का, कावड़ यात्रा को खास बनाने का फैसला लिया है। तो इसके लिए क्या क्या इंतजाम जो है दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं? जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर यानी कोरोना काल के अंदर कावड़ यात्रा बिल्कुल भी नहीं निकल पाई थी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आए। अगर आपकी बार की बात करें, जिस तरीके से अब 14 जून जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक डाक कावड़ चलेगी और या तो कावड़िया बिल्कुल जो है वो अपने चलते कावड़ लेने जाएंगे, तो लगातार उसको लेकर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल अपनी तरीके से पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो राजस्व विभाग की तरफ से जो कल बैठक की गई है उसकी तरफ से अटक कदम उठाए गए हों या फिर कहे एनडीएमसी की तरफ से हो, दिल्ली नगर निगम की तरफ से हो, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हो, पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो या फिर कहे डीएम की तरफ से हो, लगातार कोशिश की जा रही है डाक कावड़ को या फिर कहे कावड़ियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, चाहे उनके वो पैदल करने की यात्रा हो या फिर कहे जब कावड़ लेके वापस आते हैं जल अभिषेक करते हैं तब की बात हो या फिर कहे ट्रैफिक जाम की सुविधाओं को लेकर हो या फिर उनकी रोकने की सुविधाओं को लेकर हो या फिर कहे जो टैंक लगाए जाते हैं उनको लेकर हो या फिर मोबाइल चार्जिंग को लेकर हो या खाने पीने की सुविधाओं को लेकर हो, तमाम सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर कल बैठक भी की गई राज्यसभा विभाग की तरफ से। ये भी कोशिश की गई हर विभाग को एक ऑर्डर भी दे दिया गया है ताकि कावड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और यहाँ तक कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या बनती है उसको लेकर कदम उठाए गए हैं। मगर देखना होगा 2 साल से जो कावड़ अभी तक नहीं चल पाई थी, अब कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो उनका विश्वास है भगवान की प्रति वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा और कावड़ के लेकर कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो लगातार दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जाएंगे और हरिद्वार से कावड़ लेकर अपने अपने घरों या फिर मंदिरों तक जल अभिषेक करेंगे। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और यही कोशिश आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो अपनी अपनी संस्थाएं यानी कि जो निजी संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने तरीके से टाइम बनाते हैं, कावड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, खाने पीने की सुविधाओं, मोबाइल चार्जिंग की सुविधाओं, की सुविधाओं, पानी की सुविधाओं, तमाम सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो अब सतर्क होती हुई नजर आ रही है। जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आदेश जारी कर दिया गया। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से 175 जो कैसे के कावड़ शिविर कैंप लगाए जाएंगे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि स्वास्थ्य को लेकर भी या फिर कहे खाने पीने की सुविधाओं को लेकर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए कावड़ यात्रा की बात की जाए तो कावड़ यात्रा के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं दिल्ली में, तो उस बीच दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम इस भीड़ को संभालने के लिए किए गए हैं?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो कहीं न कहीं जब कांवड़िया चलते हैं तो कहीं न कहीं उसकी वजह से कहीं न कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश की गई है, यहाँ तक कि रस्सियों का इंतजाम किया गया है ताकि जो पैदल चलने वाले कांवड़िए हैं वो कहीं न कहीं अलग से चले, और जो ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनती है, ट्रैफिक जो जाम हो जाता है उसको लेकर भी सुविधाएं बनाई गई हैं। लगातार टेंटों की बात करें तो वो भी टेंट इस तरीके से लगाए जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम की सुविधाओं भी ट्रैफिक जाम भी ना हो पाए और कहीं ना कहीं कांवड़ियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। मगर यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की, तो लगातार उसको लेकर भी दिल्ली सरकार जो है वो मुस्तैद होती नजर आ रही है। कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है या फिर कहें मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टॉयलेट की बात करें, पानी की बात करें, जगह जगह हर तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने डीएम को बात करें या फिर एसडीएम की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर निगम की बात करें या फिर कहें स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जल बोर्ड की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम अधिकारियों से कल बैठक की और उस बैठक के अंदर यही रणनीति बनाई गई कि दिल्ली जितने भी कांवड़िया होंगे या फिर कहें किसी भी कांवड़िया को कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या फिर कहें खाने पीने की या फिर रोकने की समस्या हो, उन तमाम सुविधाओं कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से अब 2 साल के बाद में कांवड़िया कहीं ना कहीं अपने जल लेने के लिए निकलेंगे और कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे, तो उससे साथ जाहिर कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती नजर आती है और यही कोशिश और राज्यों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को इमोशनल करने का फॉर्मूला बनाया है। कल फिर एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने विधायकों से अपील की। चिट्ठी में बागियों को लिखा कि मुझे आपकी चिंता है, इसीलिए किसी के झांसे में ना आए, घर लौट आए। आपको बता दें, उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि शिव सैनिकों और विधायक भाइयों और बहनों, जय महाराष्ट्र। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। आप में से कई लोग हमारे संपर्क में भी हैं। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने मुझसे संपर्क भी किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता जरूर होगा। हम बैठेंगे और एक साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। किसी के गलत कामों के झांसे में ना आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सामान कहीं नहीं मिल सकता और आगे आकर बोलेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। और शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे अभी भी आपकी चिंता है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बागी घर लौटे तो कैसे लौटे। एक तरफ शिवसेना उन्हें पुचकार रही है तो दूसरी तरफ धमकियों की झंडी भी लगा रही है। गुवाहाटी से 40 शव लौटेंगे, सैनिक सड़क पर उतर आएंगे और ताजा ताजा धमकियां भी उनको मिल रही हैं। मुंबई आए तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस तरह की धमकियां बागी विधायकों को मिल रही है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। सुभाष देसाई बोले कि बागी विधायक एयरपोर्ट से निकल नहीं पाएंगे। उद्धव ठाकरे के सबसे खास माने जाने वाले संजय राउत बार बार धमकियां दे रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए सीएम उद्धव ठाकरे की, तो एक तरफ तो वो बागी विधायकों को इमोशनल लेटर्स लिख रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संजय राउत की लड़ाई बाप के नीचे नहीं आ रही है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से इमोशनल लेटर जो बागी विधायकों को दिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या रणनीति इसके पीछे हो सकती है? देखिए निशा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सक्रिय हो गए। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार को यह अंदेशा हो गया है कि सरकार तो गई। अब सरकार के सामने दो चिंताएं हैं, एक पार्टी बचाने की है, दूसरी तरफ सरकार को बचाने की। पार्टी बचाने के लिए शिवसेना के तमाम नेता जो है लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सत्ता बचाने के लिए इस पूरे मामले में संकट मोचन बने शरद पवार जो है आगे है और लगातार शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गाइड कर रहे हैं। यही माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो पत्र लिखा है,
जो इमोशनल कार्ड जो है बाकी विधायकों के साथ खेला है, उसका मास्टरमाइंड शरद पवार। उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी बात कही है कि आप लोग वहां फंसे हुए हो और शिवसेना के बागी विधायकों को भाइयों और बहनों से संबोधित करना, यह दर्शाता है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की कितनी बड़ी लाचारी है। एक तरफ उनके जो है विधायक सांसद ये कह रहे हैं कि गुवाहाटी से मुंबई में 40 लाशें आएंगी। दूसरा, उनका नेता सुभाष देसाई ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से आए तो बाहर निकलने नहीं देंगे। उनके बेटे खुद ये डायलॉग मारते हैं कि हम सुधर गए, हम सुधर क्या गए कि लोग दुनिया बदमाश हो गई। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं न कहीं हो रही है। इसका असर जो है बागी विधायकों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि बागी विधायक जो है लगातार सभी सवालों का जवाब, सभी ऐसे भाषणों का प्रति उत्तर दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक मिल रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्हें सब ये पता है कि आखिर क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे को यह पता है कि महाराष्ट्र में अब सरकार बचाना बेहद मुश्किल है। यही एक वजह है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे लगातार तमाम बागी विधायकों के परिवारों से संपर्क में उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग शिवसेना के साथ जुड़िए। हालांकि शिवसेना में आप लोग हैं, लेकिन उद्धव सरकार जो है महाविकास सरकार है, उनसे जुड़िए, आप लोग दूर मत होइए, जो भी समस्या हम मिलकर बातचीत कर लेंगे। उद्धव ठाकरे भी यही बात अपने पत्र के जरिए कहते हैं कि आप लोग वहां फंसे हुए हैं, अगर आप मुंबई आते हैं हमारे पास आइए, हम बैठ के बातचीत करेंगे, इसका कोई हल निकाला जाएगा। आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, आपके परिवार की भावनाओं को हम कद्र करते हैं, आप दिल से शिवसेना से जुड़े हैं, हमें इस बात का एहसास है, शिवसेना चाहती है आप हमारे साथ आइए। तो इस तरह की तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे अब कर रहे हैं। शायद यह बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि बागी विधायकों ने सीधे तौर पर मन बना लिया है कि वह बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। यही वजह है कि देर रात देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल रात को भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करते हैं और यह तुरंत बताया जाता है कि 30 जून को जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट में तैयार रहना है। यह दर्शाता है कि पूरी तैयारियां एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ सिर्फ लाचारियों को गाना गाया जा रहा है कि किस तरह से सत्ता को बचाया जाए, पक्ष को बचाया जाए। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो कल गुवाहाटी में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जल्द मुंबई आ सकते हैं। अगर वो मुंबई आ जाएंगे तो कैसा माहौल उस समय मुंबई में देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवसैनिकों में पहले से ही काफी गुस्सा उनके खिलाफ भरा पड़ा है। बिल्कुल, देखिए निशा जी, लगातार एकनाथ शिंदे के समर्थन में रैलियां भी निकल रही है, सभाएं भी हो रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के विरोध में उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनके दफ्तर को तोड़फोड़ की जा रही है। यही वजह है कि भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और तुरंत सबको जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दी। अब अगर मुंबई में आते हैं तो जाहिर तौर पर वायु श्रेणी की सुरक्षा के अलावा लोकल पुलिस उनकी सुरक्षा में रहेगी। सत्यप्रकाश, आप लगातार हमारे साथ इस मुद्दे में बने रहेंगे। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार महाराष्ट्र के मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए बैठकों की, तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन इन बैठकों से कोई तोड़ नहीं निकल रहा है। क्या लग रहा है कि क्यों इन बैठकों से कोई तोड़ नहीं निकल रहा? क्या इस बैठक में कोई सही नेतृत्व की अगर बात की जाए, क्या इन बैठकों को सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा, इसलिए इन बैठकों से कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा? देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार में बैठे उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है, अब सिर्फ बैठ के ही कर सकते हैं। इसी वजह से लगातार वह बैठक कर रहा है। हालांकि बैठक ही एक वजह है कि जो अब तक सरकार से बाहर नहीं हुए, अन्यथा उन्हें अब तक इस्तीफा दे देना होता। फिलहाल शरद पवार ने लगातार कोशिश जारी रखी कि किस तरह से सरकार को बचाया जाए, पक्ष को बचाया जाए। इस दौरान यह जानकारी है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें शिंदे दल का जो नेता है उसमें गठ नेता चुनने की प्रक्रिया होगी
और इसके लिए वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, गठ नेता चुनने की प्रक्रिया करेंगे। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गठ नेता चुनने के लिए कहने स्पीकर की जरूरत होती है। स्पीकर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 11 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि स्पीकर को लेकर आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब सवाल यह होता है कि आखिर पक्ष कैसे बचेगा और सरकार कैसे बन जाएगी, फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा। राज्यपाल को यह सीधे तौर पर अधिकार नहीं जाता है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तो फ्लोर टेस्ट कैसे होगा, इस पे चर्चा होगी। अब इस रणनीति के अंदर राजनीतिक छोड़कर और जो दस्तावेज कानूनी लड़ाई है उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर शरद पवार और तमाम कैबिनेट नेताओं के साथ जो है इस पर चर्चा होगी कि कैसे इस को रोका जाए। क्योंकि जिस तरह से रात को ये कह दिया गया है कि 30 जून को जो है फ्लोर टेस्ट होने की संभावना है, तो इस संभावना को लेकर जो है कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और इस पर फैसला लिया जाएगा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। क्योंकि संकट मोचन शरद पवार हर मौके पर महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा भी ये कहा गया है कि कांग्रेस भी जो है महाविकास अघाड़ी सरकार, खासकर उद्धव सरकार के साथ खड़ी है, जब भी जरूरत लगी वह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। तो तमाम जो चीजें सामने आ रही एक के बाद एक, हालांकि बीजेपी द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ने तो यहाँ तक तय कर लिया है कि किसको मंत्री देना है, किसको कैबिनेट मंत्री देना है, किसको राज्य मंत्री देना है, और एकनाथ शिंदे खेमे में कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जानकारी है। 29 विधायकों को जो है बीजेपी की तरफ की में जो है मंत्री बनाया जाएगा। जबकि तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अनेक IAS अफसर अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त दिख रहे हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, सभी अफसरों को उनकी आय की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, अगर कोई भी अफसर ने अपनी आय की जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के IAS अफसरों ने सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना उचित नहीं समझा है, उनको नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पहले इन सारे अधिकारियों से उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिनसे अधिकांश ने अपना ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया, जबकि कुछ ने अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था उनको नोटिस जारी किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए, बहुत सारे यूपी में IAS हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है सरकार को नहीं दिया है, तो इसे लेकर CM योगी द्वारा क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए, 2017 में भी जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनी थी, तब उसके बाद भी IAS को नोटिस जारी किया गया था CM योगी से, और संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया था सरकार द्वारा। तो वहीं संपत्ति जो वो होती है वो कहीं ना कहीं छुपा रहे थे IAS अधिकारी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे अधिकारी को नोटिस जारी किया जाए। जो अभी सभी अफसरों को आय से अधिक जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया गया था, और कोई अफसर अपनी आय की जानकारी नहीं छुपाएगा, और अगर वो छुपाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बार फिर सरकार ने जो IAS अधिकारी है उनको नोटिस देने का काम किया है, और यूपी के IAS अफसरों ने सरकार को अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो कहीं ना कुछ ऐसे अफसर है जिनको छुपाने से लगातार छुपा है, और उनको नोटिस जारी किया गया है। और गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सारे अधिकारियों उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिनसे अधिकांश अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया था, और कुछ ऐसे थे जो IAS अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिखा रहे और न ही उनको बताने का काम कर रहे थे। उसके खिलाफ एक बार फिर सरकार ने नोटिस जारी किया है। और बात की जाए जिनको नोटिस जारी हुआ है, जो अपनी संपत्ति छुपा रहे थे, वो केंद्र सरकार में अपर सचिव ज्योतिका पटागर है, प्रदेश अपर सचिव हेमंत राव है, मनोज सिंह है, सचिव पद पर तैनात हरिओम सिंह है, और वहीं संजय शंकर पांडे, दिनेश कुमार, योगेश्वर मिश्रा, नवीन कुमार प्रभूषण सिंह, संजय कुमार खत्री, अनिल कुमार मिश्रा, चंद्र कुमार शेखर, मंगा प्रसाद, राजेश सिंह दुत्ती, ऐसे तमाम IAS अधिकारी हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अपनी जो संपत्ति है उनको नहीं सरकार को ब्यौरा दे रहे थे, और उनको सरकार ने नोटिस जारी किए और अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मांगा गया है।
जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए संपत्ति छुपाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सरकार द्वारा यहाँ पर कौन सी जांच एजेंसी का गठन यहाँ पर किया गया है? देखिए, सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि सरकार को ये कहा गया था कि हम IAS अधिकारी हैं जिनकी आय से अधिक संपत्ति है, उनको कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया गया। पिछली सरकार में भी नोटिस जारी किया गया। कुछ IAS अधिकारी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और कुछ IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। और उसके बाद भी 17 में भी सरकार ने नोटिस दिया था IAS अधिकारी को, और इस बार फिर सरकार ने IAS अधिकारी को नोटिस दिया कि वो अपनी आय की संपत्ति है वो कहीं ना कहीं शो करे और उसको दिखाने का काम करे। ये कहा जा सकता है कि सरकार में ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी आय से अधिक संपत्ति को छुपाने का सरकार से काम कर रहे हैं। तो सरकार को उन पर शक है और इसी के चलते वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं, क्योंकि IAS अधिकारी हों और भी अधिकारियों से सरकार ने पिछली बार भी ये बात कही थी, पिछली सरकार ने कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। तो वही उसी के चलते ही सरकार ने फिर ब्यौरा मांगा है और साफ तौर पर नोटिस में कहा गया कि अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते तो उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई उठाएगी। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए यूपी की, तो यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा अहम मानी जाती है। किसी भी कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, कुछ भी हो, तो बुलडोजर की कार्रवाई काफी अहम यहाँ पर मानी जाती है। तो अगर जिस तरीके से जिन IAS अफसरों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सरकार को नहीं दिया, तो इनके खिलाफ भी क्या बुलडोजर की कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, या इनके खिलाफ भी कोई बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सरकार की अपनी ये बात है कि अधिकारियों को किस तरह से उससे निपटा जाएगा और किस तरह से उनको कह सकते हैं कि अपनी संपत्ति को ब्यौरा न देने में किस तरह से सख्त कानून उठाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आवश्यकता बढ़ेगी तो सरकार बुलडोजर की भी कार्रवाई करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और आय से अधिक संपत्ति पे उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर है और सरकार ये चाहती है कि अपना पूर्ण रूप से ब्यौरा देने का भी अधिकारी काम करे। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए सरकार की इस चेतावनी के बाद कितने IAS अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो संपत्ति है खुद सार्वजनिक कर दी है, खुद उसका ब्यौरा जो है सरकार को दे दिया है? ब्यौरा नहीं दिया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जितने IAS अधिकारी थे उनका ब्यौरा मांगा गया। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का कहीं ना कहीं ब्यौरा देने का काम किया है और कुछ अधिकारी की जो लंबी फेयर लिस्ट कह सकते हैं कि लंबी लिस्ट है जो कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे। हालांकि कुछ जो अधिकारी है उन्होंने दे रखी उसकी संख्या है, उन्होंने अपनी आय का अधिक संपत्ति को कह सकते हैं संपत्ति का ब्यौरा दिया है, और कुछ अधिकारी हैं जो उनसे भी ज्यादा है उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इन संपत्तियों का ब्यौरा सरकार मांग रही है और ये जानना चाहती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में IAS अधिकारी जो है वो कितने कहा जा सकता है साफ है कि वाकई से अधिक जो संपत्ति है वो जुटाए हुए हैं। सरकार उन पर जानने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब में केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के चालू बजट सत्र में इस योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले भी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार से इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया था। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य विधानसभा में मांग उठाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे स्वीकार कर लिया, जिन्होंने केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ एक सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का भी वादा किया है। सीएम मान ने योजना पर चर्चा की, अनुमति देने के बाद कहा कि वो भी अग्निपथ योजना के खिलाफ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव ने काफी इसका विरोध किया है और इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो आपको बता दें कि पंजाब में केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के चालू बजट सत्र में इस योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने
पहले भी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार से इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस द्वारा कल जो है बजट सत्र में एक प्रस्ताव रखा गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम कहें कि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत नजर आ रही हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है उससे कोई भी यहाँ पे खुश नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पे अगर हम कहें कि विधानसभा में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सहमति जताई है। और जैसे कि हमने खुद कल अगर हम कहें पंचायत मंत्री से बात की थी अगर कुलदीप धारीवाल, तो उन्होंने कहा था कि 30 तारीख को अगर हम क्या अग्निपथ के खिलाफ मता लाया जाएगा, 30 तारीख को मता रखा जाएगा। तो 30 तारीख के दिन अगर हम कह सकते हैं यानी कि कल अगर हम कह सकते हैं कि अग्निपथ के विरोध में विधानसभा के अंदर मता लाया जाएगा। इसका प्रस्ताव अगर हम कहें कि कांग्रेस की तरफ से रखा गया था। अगर हम कहें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप बाजवा ये चीज सीधे तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे पंजाब से सबसे ज्यादा सोल्जर्स जाते रहे हैं, सबसे ज्यादा शहादतें देते रहे हैं, और ऐसे में जो अग्निपथ स्कीम है वो कहीं ना कहीं उनके बलिदान है उसको डाइल्यूट करती हुई नजर आ रही है। जो हमारे सोल्जर्स आते हैं जो अग्निपथ स्कीम में, जो हमारे नौजवान जाएंगे 4 साल के लिए ही सिर्फ जाएंगे, 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार होकर वापस आएंगे। तो इस स्कीम का उन्होंने अपने लेवल पे पूरा विरोध जताया है और सरकार से भी अपील की थी कि विधानसभा में इसका बाकायदा मता लाया जाए और इसका विरोध किया जाए। तो इसके ऊपर सभी की सहमति बन चुकी है और 30 तारीख को अगर हम यानी कि कल जिस दिन विधानसभा का आखिरी दिन है उस दिन अग्निपथ के खिलाफ मता लाया जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस ने जो ये प्रस्ताव रखा है उस पर बीजेपी की काफी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और उसने इस प्रस्ताव का काफी विरोध भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए कि अगर हम सीधे तौर पे कहें कि बीजेपी के अगर हम पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा और खुद जैसे कि वो खुद भी विधायक है, तो उनकी तरफ से विधानसभा के अंदर ही इसका सीधा विरोध किया गया। उनकी तरफ सीधी तौर पे बात की गई कि जिस तरीके से अग्निपथ को नकारा जा रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है, उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनकी तरफ सीधे तौर पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो अग्निपथ का विरोध है, ये उनकी तरफ से कहा गया। वो बार बार ये चीज कहते रहे हैं कि अग्निपथ युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रोजगार का एक अच्छा मौका है, खुद के करियर को और खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने का एक अच्छा जरिया है। पर उसके बावजूद भी जितना विरोध देखने मिल रहा है, तो उनकी तरफ से बार बार ये कही जा रही है कि ऑपोजिशन सिर्फ विरोध करने। तो चलिए अमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से ब्रेक से पहले जिस प्रश्न पर आपको रोका गया था उसी प्रश्न में मैं वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रस्ताव पर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है, उसका कड़ा विरोध बीजेपी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जी अमित। देखिए, सीधे तौर पे बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ का जो रियल मीनिंग है, जो अग्निपथ स्कीम है, उसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। अग्निपथ के मीनिंग को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। जो भर्तियां होंगी वो उस लिहाजे से नहीं की जा रही जिस हिसाब से बताया जा रहा है। कि उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि हमारे नौजवानों के लिए एक मौका है, नौजवानों को रोजगार का एक अच्छा चांस। जब 21 साल का नौजवान बाहर आता है तो वो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि 12th पास होगा, अगर 10वीं में ज्वाइन करता है
तो एक तरफ वो कहीं 12th पास होगा, उसके बाद अपने पास के लिए करीब 10 से 20 लाख रुपए खुद एक फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी होगी, और जो सैलरी उसने बचाई होगी वो, तो कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम अगर बंदे ने अपना, अगर वही चाहते हैं कि स्टूडेंट अपना कोई एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके अपॉर्चुनिटी है, लोन्स अलग से मिलेंगे, आगे आगे जॉब अपॉर्चुनिटी अलग से हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को ऑपोजिशन गुमराह करके प्रेजेंट कर रही है और उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही है। जी हमें जिस तरीके से पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अग्निपथ स्कीम को लेकर अभी किस तरीके का माहौल जो है प्रेजेंट में बना हुआ है? आज देखिए, पंजाब में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में भी इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, और इसके बावजूद अगर हम कहें कि खुद मान सरकार, देखिए इसका सीधे तौर पे एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं कि पंजाब में प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया कि एक सर्वदलीय प्रस्ताव लाया जाए अग्निपथ के विरोध में, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाए, जिसमें पंजाब का स्टैंड क्लियर किया जाए। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे ये चीज क्लियर है कि पंजाब में इस चीज का स्वागत बिल्कुल नहीं किया जा रहा, पंजाब में अग्निपथ स्कीम का स्वागत नहीं किया जा रहा। पर इसको हम कह सकते हैं कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, तो जहां पर हमें भारी विरोध देखने मिल रहा है, तो कई ऐसे नौजवान है भी, देखिए जिन्होंने बोला कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कई नौजवान ये बात मानते हैं कि 17 तारीख से 17 साल से 21 साल के बीच का जो टेन्योर है, अगर उसमें वो ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद सीधे तौर पे हम कहें कि वर्क फोर्स के बाद उनकी जो इनकम बचती है, तो उससे उनको एक काफी अच्छा बूस्टअप मिलेगा। अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो 21 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है, तो उसमें वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ वहाँ पे ये भी कुछ नौजवान है जो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 20-21 साल में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे हम 25 साल तक निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस पहलू को भी कंसिडर करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को HRTC की साधारण बसों में किराए पर 50% छूट का ऐलान किया था। सीएम की घोषणा को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है और हिमाचल पथ परिवहन निगम 30 जून को इस योजना का शुभारंभ करेगा। राज्य स्तरीय समारोह धर्मशाला में होगा और इस समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना का नाम नारी को नमन रखा है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना के औपचारिक शुभारंभ को लेकर समारोह का आयोजन कर रहा है और मुख्य समारोह धर्मशाला में PG कॉलेज के सभागार में होगा। यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर समारोह में भाग लेंगे। बाकी 11 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम संबंधित मुख्यालय में बस अड्डों पर होंगे और सीएम जयराम ठाकुर PG कॉलेज सभागार धर्मशाला से नारी को नमन योजना का औपचारिक ऐलान करेंगे और फिर धर्मशाला बस अड्डे पर भी कार्यक्रम होगा। धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर व अन्य जिला मुख्यालयों के बस अड्डों पर कैबिनेट मंत्री महिला बस यात्रियों को फ्लावर स्टिक भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से नारी को नमन ये जो योजना है इसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, ये जो योजना है इसका जो घोषणा थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को जो हिमाचल दिवस होता उस दिन की थी और ये इसके बाद जो है लगातार महिलाओं को इंतजार था कि कब ये योजना लागू होगी, कब ये धरातल पर शुरू होगी। तो अब ये जो है ये 30 जून से ये योजना हिमाचल में लागू हो जाएगी। इसके बाद जो है HRTC की जो बसेस है उसमें जो है जो किराया है वो आधा माफ हो जाएगा महिलाओं का। इस जो कार्यक्रम को उसको नारी शक्ति को नमन ये कार्यक्रम को नाम दिया गया है और जो ये इसमें इस कार्यक्रम में मैक्सिमम सारे जो मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी जो योजना है जो कार्यक्रम है इसको हिमाचल सरकार इसको बहुत बड़ा मान रही है क्योंकि ये राज्य स्तरीय समारोह का नाम दिया गया है और इसको बड़े तौर पर हिमाचल सरकार मनाएगी क्योंकि जो ये योजना है इसी के थ्रू जो है हिमाचल विधानसभा के चुनाव में भी जो हिमाचल सरकार है वो अपना जो प्रचार है वो करेगी क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि आम आदमी पार्टी पिछले दिनों हिमाचल आई है
और हिमाचल में प्रचार प्रसार कर रही है, तो उसको देखते हुए जो जो संभावित घोषणाएं थी जो आम आदमी पार्टी कर सकती थी, वो पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दी थी। इसको देखकर अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना जो है, पेयजल का जो बिल आता था वो माफ कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो बिजली का जो बिल था, जो 325 यूनिट है, वो माफ कर दी गई है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी इसको योजना माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में महिलाओं की शक्ति बहुत अच्छी खासी है और इसको देके माना जा रहा है कि एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का जो ये किराया बिल्कुल आधा हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी राहत महिला वर्ग को मिलेगी और इसका जो फायदा है वो निश्चित तौर पे जो है भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए नारी को नमन ये योजना जो चलाई जा रही है, इसका शुभारंभ जो होने वाला है, तो इस लेकर अगर बात की जाए तो इसके जरिए क्या बीजेपी हिमाचल में अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर ये चाहते तो इसको सिंपल तरीके से सरकार इसको अधिसूचित कर देती और ये योजना लागू हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसको बहुत बड़े लेवल पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का नाम दिया गया और आप अगर देखेंगे कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर इन्होंने अपने मंत्री बिठाए हैं और जो अलग अलग, जैसे आप देखेंगे कि नाहन में है, नाहन में राकेश पठानिया है, या ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी है, कांगड़ा में सरवीन चौधरी है, हमीरपुर में रामलाल मारकंडा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटीज भी लगाई गई है। एलईडी, बड़ा एलईडी लगाए जाएंगे और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है खुद धर्मशाला बस स्टैंड पर मौजूद रहेंगे और वहां से ये जो कार्यक्रम है इसको जो है वो इस योजना को जो लागू किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये निश्चित तौर पर जो भाजपा है इस कार्यक्रम को बड़े लेवल पर भुनाना भी चाहती है और अपने श्रेय इसका लेना भी चाहती है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम हिमाचल में किया है। तो आने वाले इलेक्शन से जरूर इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर भाजपा अपने लिए श्रेय लेना चाहेगी। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए सीएम जयराम ठाकुर जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, तो उनके साथ कौन कौन इस कार्यक्रम में और मुख्य चेहरे हो सकते हैं जो इसमें शिरकत कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप है और जो शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज, ये भी शामिल होंगे। और उसके अलावा जो मतलब विचार बोला जा रहा है अभी इसका वो नहीं है कि जो अविनाश राय खन्ना है जो हिमाचल के प्रभारी हैं भाजपा के, वो भी शामिल हो सकते हैं और जो सह प्रभारी हैं संजय टंडन, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन इस जो कार्यक्रम है इसकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो चुकी है और ये जो है ये परिवहन विभाग ने जो अभी सभी जिलों में इस योजना को एक साथ लागू करने के लिए औपचारिक शुभारंभ जो है इस योजना का वो जो धर्मशाला वहां से करेंगे। तो परिवहन मंत्री खुद वहां पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये परिवहन मंत्री के अधीन जो ये विभाग है उसकी एक बहुत बड़ी योजना है और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर भी वहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी 11 जिले, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी संबंधित मुख्यालय है, जो बस अड्डे हैं, वहाँ पे अलग अलग मंत्री और अलग अलग जो जिनकी प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो मौजूद रहेंगे। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए नारी को नमन ये योजना जो चलाई जा रही है, अगर इसकी बात की जाए तो हिमाचल के किन किन जिलों में ये योजना जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा? जी देखिए, धर्मशाला से जब ये शुरू होगी उसके अलावा जो उसी दिन सेम डे पर ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके कांगड़ा के अलावा, मतलब पूरी की पूरी 12 जिलों में एक साथ ये लागू होगी और जो जिला मुख्यालय के सारे जहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, वो जो महिला बस यात्री हैं जो वहाँ पे उस दिन सफर करेंगे उनको जो फ्लावर स्टिक भी भेंट की जाएगी और उनको सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि जो ये योजना है बहुत महत्वाकांक्षी योजना हिमाचल सरकार इसको बता रही है, क्योंकि इससे परिवहन विभाग में पहले ही सवालों के घेरे में, क्योंकि हिमाचल का जो परिवहन विभाग है वो पहले ही घाटे में चल रहा था और उसके अलावा जो पेंशनर्स है एचआरटीसी के, उनका कहना है कि उन्हें समय पे पेंशन नहीं दी जा रही है। एचआरटीसी जो चालक है और परिचालक है वो बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं कि उन्हें उनका एरियर नहीं दिया जा रहा, उनके समय पर उनकी जो तनख्वाहें हैं उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि इतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सीधे 4% किराया जो महिलाओं को घटा दिया गया है, उसका घाटा हिमाचल सरकार कैसे पूरा करती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिलेंगे और लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बैकुंठपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि ग्राम कटकोना पाराडोला में लोगों से मुलाकात भी करेंगे सीएम बघेल और मनेन्द्रगढ़ में स्वामी
आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन भी उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम बघेल की, तो आज दिन भर का सीएम बघेल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार विस्तार से ये कार्यक्रम बताइए। जी निशा, सीएम साहब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 3 दिन के कोरिया जिले के दौरे पर हैं। आज उनके कोरिया जिले का दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने बैकुंठपुर में विश्राम किया था और कल के पूरे दिन में उन्होंने भेंट मुलाकात के 2 कार्यक्रम उनके 2 अलग अलग ग्रामों में थे। आज भी इसी कड़ी में आज दूसरा दिन है और आज भी भेंट मुलाकात 2 गांवों में है। मनेन्द्रगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का इनॉग्रेशन करेंगे। आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सरकार द्वारा चलाई गई समस्त योजनाओं की जानकारी के लिए समीक्षा बैठक लेंगे अधिकारियों से। वहां योजनाएं कहां तक कैसे फलीभूत हो रही हैं, इन सभी चीजों की जानकारी लेंगे। उसके बाद वहां से बैकुंठपुर से कोरिया जिले के लिए रवाना होंगे और वहां पर 2 गांव में वो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ग्राम सभा लेंगे और उसके बाद वहां से वो मनेन्द्रगढ़ के लिए रवाना होंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम बघेल द्वारा यहाँ पर किया जाने वाला है, तो स्वाति जी, जिस तरीके से सीएम बघेल इसमें मुख्य रहेंगे और इनके साथ कौन कौन जो है मुख्य चेहरे उनके साथ शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो साहू जी साथ में रायपुर से उनके साथ बने हुए हैं। साथ ही सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं विभागीय, वो उनके साथ हैं और क्षेत्र के जो विधायक हैं, जैसे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अंबिका श्रीदेव जी, तो वो वहां पर उनके साथ कल उपस्थित रही है। आज भी मनेन्द्रगढ़ विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल, उनके वो साथ में उपस्थित रहेंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, तो कितने बजे तक ये उद्घाटन सीएम बघेल द्वारा किया जाएगा? जी, ये स्वामी आत्मानंद स्कूल जो एक सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रदेश में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। तो इसके इनॉग्रेशन के लिए मनेन्द्रगढ़ में जो स्कूल खुलने जा रहा है, उसके उद्घाटन के लिए शाम का समय निश्चित किया गया है। दोपहर भोजन उपरांत मनेन्द्रगढ़ के लिए सीएम साहब रवाना होंगे। उसके बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे का एक समय जो है वो तय किया गया है। स्वाति जी, जिस तरीके से सीएम जो है कई अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, समीक्षा बैठक का उनका मेन एजेंडा जो अभी तक निकल के सामने आया है वो यही है कि सरकारी योजनाएं जो जनता के हित के लिए बनाई गई हैं वो कहां तक कितनी कारगर हैं, इसको वो देखना चाहते हैं। और कई बार ऐसी समस्याएं निकल कर आ जाती हैं इस भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में, जितना अभी तक के उनका दौरा रहा है जिसको हमने कवर किया है, तो उसमें कई बार ऐसे हुआ है कि कुछ योजनाएं जो जनता के बहुत हित की है, बट फिर भी वो जनता तक पहुंची है, लेकिन उस रूप में नहीं पहुंची है जिस रूप में सरकार उसको वहां तक पहुंचाना चाहती है। तो समीक्षा बैठक का उनका जो अभी तक का देखा गया है मेन उद्देश्य ही यही रहा है कि लोगों तक कैसे किस हिसाब से योजनाएं पहुंच रही है, क्या है, उसको वो खुद उस पर एक नजर बनाए। तो वहां पर जो भी समस्याएं रही है, जैसे भी उसका निराकरण किया गया है, जो भी योजनाएं रही हैं, उन सबको लेकर मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से चर्चा करते हैं और इसमें कहाँ पे क्या रुकावट आ रही है, किस चीज की कमी है, उसकी पूरी जानकारी लेते हुए कोशिश हमेशा से यही देखी गई है कि उन सारी चीजों का निदान वहीं पर किया जा सके। तो चलिए, आप हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं स्वाति जी। तो चलिए, वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात को लेकर लगातार हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज सीएम जिस तरीके से भेंट मुलाकात करने वाले हैं, तो इस बीच क्या कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा की जा सकती है? देखिए, अभी प्राप्त जानकारियों के हिसाब से सीएम साहब जहाँ पे भी जा रहे हैं, कुछ सामाजिक भवनों का, समाज से जुड़े हुए लोगों का, धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों का जो भी मांगे हैं, उसके लिए वो अनुदान और सारी चीजों को करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल प्राप्त जानकारी के हिसाब से तो आज के मुख्य कार्यक्रमों में मनेंद्रगढ़ में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहा है, ये उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जिस हिसाब से भी भेंट मुलाकात में ग्रामीणों से वो मिलेंगे, अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त होगी, उस हिसाब से वहां पर चीजें तय की जाएंगी। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कितना अहम ये भेंट मुलाकात रहने वाली है? देखिए निशा जी, बिल्कुल अभी चुनाव को अगर हम देखें तो अगर आचार संहिता को हटा दिया जाए, आचार संहिता का जो 6 महीने पहले का समय जो तय होता है, उसको हटा दिया जाए, तो लगभग चुनाव में भी 500 दिन भी नहीं बचे हैं। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीएम साहब का अभी का दौरा, उसके बाद जो चुनावी दौरे होंगे तो वो अलग ही हैं। तो अभी इस वक्त जाकर ये देखना कि योजनाएं कहाँ तक लोगों के पास पहुंची हैं, कितनी फलीभूत हो रही हैं, लोग इन योजनाओं के लिए कितने लाभार्थी हैं, किस हिसाब से सरकारी जो तंत्र है वो पूरा काम कर रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए और जिस हिसाब से भी प्रशासनिक अमला इस दौरे में पूरे समय सीएम साहब के साथ बना हुआ है और चीजों की जानकारी जो मिल रही है, तो ये जो दौरा है ये चुनावी दौरे से कम नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये लोगों के काम कितने हुए हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, किस हिसाब से वो पूरा तंत्र काम कर रहे हैं, उसको चेक करने के हिसाब से, जनता से जुड़ने के हिसाब से ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए भेंट मुलाकात की, तो लगातार सीएम की भेंट मुलाकात का दौर जो है लगातार जारी है, तो इसी कड़ी में कल क्या प्रोग्राम उनका रह सकता है? जी, अभी तो ये जो दौरा है कोरिया जिले का, ये 3 दिवसीय दौरा है। तो कल मनेंद्रगढ़ के बाद कोरिया जिले में ही जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां उनके जाने की बिल्कुल संभावनाएं बताई जा रही हैं। उसके बाद कोरिया जिले के बाद जो आगामी कार्यक्रम है उसमें रथ यात्रा उपरांत, रथ यात्रा 1 तारीख को बताया जा रहा है, रथ यात्रा उपरांत उनके गोरेला पेंड्रा मारवाही विधानसभा जो क्षेत्र है, जो नया जिला घोषित हुआ है, वहां पर जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जो है आज भेंट मुलाकात करने वाले हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड वासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारंभ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है और सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-एफआईआर से आमजन को बहुत सुविधा होगी और व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ाए जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में सुझाव देने के लिए समिति बनाई जाए। बताया जा रहा है कि ई-एफआईआर के लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है और शुरुआत में इससे वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाइल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से उत्तराखंड में EFIR की बात की जा रही है, तो कब तक उत्तराखंड वासियों को ये EFIR की जो सुविधा है कब तक मिल जाएगी, कब तक ये संचालित कर दी जाएगी प्रदेश में? देखिए ईशा, जिस तरह से कल तमाम पुलिस के उच्च अधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी लगातार प्रदेशवासियों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनका कहना है कि लोगों को छोटी से छोटी FIR के लिए भटकना पड़ता है और बहुत इंतजार करना पड़ता है अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। इसको लेकर के ये FIR लॉन्च की जा रही है बहुत जल्द, और उसका कल उसके पोर्टल का भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। तमाम जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसमें साफ तौर से मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने कहा है कि EFIR के माध्यम से तमाम जो लोग हैं उनको एक तरह की राहत मिलेगी, और सरकार का काम ये है कि वो इस तरह के कामों में एक सरलता लेकर आए और जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि अगर हमारा मोबाइल भी चोरी हो जाता था या वाहन चोरी हो जाता था तो हम डायरेक्टली अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR दर्ज कराते थे, लेकिन अब हम EFIR के माध्यम से ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसमें शुरुआती दौर में ये प्रावधान रखा गया है कि आप अपने जो गुमशुदा चीजें हैं, जैसे वाहन है, मोबाइल है, कोई भी आपकी चीज मिस हो गई है या चोरी हो गई है, उसको लेकर के आप EFIR करा सकते हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको और कितना आसान बनाया जा सकता है इस पर काम करें। साथ ही एक कमेटी के लिए भी गठन के लिए कहा गया है कि जो भी झूठी FIR दर्ज कराते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है, और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसको लेकर के एक समिति बनाई जाए और जो जानकार हैं इस विषय के उनसे सुझाव लिए जाएं कि हम झूठी FIR को किस तरह से रोक सकते हैं। वाकई प्रदेश में अगर हम EFIR की बात करें, चूंकि अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था, ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब जिस तरह से बहुत जल्दी इसके लिए अधिसूचना भी जारी होने वाली है, तो प्रदेशवासियों कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, क्योंकि अगर छोटी से छोटी चीज के लिए भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।